हेलो एवरीवन, वेलकम टू अजीज करियर मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल। आज दोस्त हम लोग बात करने वाले हैं डॉट प्रोडक्ट की, है ना, या जिसका दूसरा नाम स्केलर प्रोडक्ट भी है ना। तो आज हम लोग बात करेंगे दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट या दो वेक्टर का जिसको स्केलर प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है। लेकिन उससे पहले हम एक बात और बता दूं कि ये डॉट प्रोडक्ट इन जनरल कोई भी बोर्ड एग्जाम में जो सवाल आते हैं डॉट प्रोडक्ट से ही सवाल आते हैं या क्रॉस प्रोडक्ट से ही सवाल आते हैं, है ना। लॉन्ग टाइप में जो जब भी सवाल आया है आप देखेंगे तो इन जनरल आपको 99% केसेस में इसी डॉट प्रोडक्ट से या आपका क्रॉस प्रोडक्ट से सवाल आया है। तो वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ये दोनों प्रोडक्ट जो हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इसी से बोर्ड एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। और साथ साथ में जेईई में भी जो सवाल जनरेट होता है इन्हीं दोनों पोर्शन से सवाल को जनरेट करा जाता है, ठीक है। तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या है डॉट प्रोडक्ट। ओके, तो हेडिंग है डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। तो when product of two vectors result in a scalar quantity then it is called scalar product। बोला ये गया है कि when product of two vectors, दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट, है ना, रिजल्ट इन ए स्केलर क्वांटिटी, रिजल्ट में स्केलर क्वांटिटी आ जाए, दो वेक्टर का प्रोडक्ट करें और रिजल्ट जो आए प्रोडक्ट करने के बाद जो आए वो अगर स्केलर आ जाए तो फिर उसको क्या बोलेंगे, स्केलर प्रोडक्ट बोलेंगे। ओके, तो फिर आगे लिखा गया है कि इट इज रिप्रेजेंटेड बाय साइन डॉट, है ना। इसको जो दो वेक्टर का जो प्रोडक्ट है, जैसे वेक्टर ए और वेक्टर बी दो वेक्टर हैं और इन दोनों वेक्टर का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट को बीच में साइन डॉट से डिनोट किया जाता है ना। तो प्रोडक्ट को बीच में साइन डॉट से डिनोट किया जाता है, इसलिए दो वेक्टर के प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट भी कहा जाता है ना। अगर दो वेक्टर का प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी दे दे तब उन दोनों वेक्टर के प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट भी कहा जाता है। तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय साइन डॉट सो इट इज कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट। ये जो है दो वेक्टर का जो प्रोडक्ट है ना, और प्रोडक्ट करने के बाद जो स्केलर क्वांटिटी दे रहा है तो उन दोनों वेक्टर के प्रोडक्ट को जो है डॉट साइन से डिनोट किया जाता है, इसलिए इसका नाम डॉट प्रोडक्ट भी है। ओके, तो स्केलर प्रोडक्ट कहा जाए या डॉट प्रोडक्ट कहा जाए, दोनों सेम बात है। ओके, अब डॉट प्रोडक्ट, लेट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी are two vectors then their scalar product is equal to, वेक्टर ए और वेक्टर बी दो वेक्टर हैं तब उसका जो स्केलर प्रोडक्ट का जो रिजल्ट है वो ये रिजल्ट है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी cos थीटा। ओके, तो यहां पर आपको मैथमेटिक्स में रिजल्ट को ध्यान रखना है ना, इसके प्रूफ वाले पोर्शन को ध्यान नहीं रखना है क्योंकि वो पूछा नहीं जाता है ना। तो वो हम लोग 11th में आप लोग सीखे होंगे। तो यहां पर जो है आपको ये ध्यान रखना है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी cos थीटा, ठीक है। तो ए डॉट बी जो आता है मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी cos थीटा के इक्वल आता है, ठीक। तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लिया गया है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो आप देखिए रिजल्ट के तौर पे जो आया मॉड वेक्टर ए ये तो स्केलर, मॉड वेक्टर बी ये भी स्केलर। मॉड वेक्टर ए में क्या मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड का मतलब लंबाई, लंबाई तो स्केलर क्वांटिटी है, यहां भी स्केलर। cos थीटा है ना, एंगल है, एंगल 30 डिग्री 40 डिग्री ये भी आपका स्केलर। तो दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट को डिफाइन किया गया है इस तरह से डिफाइन किया गया और देखने के बाद पता पड़ता है कि ये कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ओके, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी cos थीटा, और थीटा जो होना चाहिए थीटा बिलोंग्स टू 0 टू 2 पाई, है ना। थीटा कहां से कहां तक होना चाहिए, 0 से 2 पाई तक होना चाहिए। थीटा कहां से कहां तक होना चाहिए, 0 से 2 पाई तक। ओके, 0 और 2 पाई के तक होना चाहिए, 0 से 2 पाई के तक जो है आपका थीटा हो सकता है। ये एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, ये सपोज मान लेते हैं, और ये थीटा जो है आपको जैसे कि यहां पर लिखा गया एंगल बिटवीन द वेक्टर्स है। सपोज मान लेते हैं कि ये वेक्टर ए है वेक्टर बी है, ये आपका थीटा है ना। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच के एंगल को थीटा कहा गया है। ओके, और ये जो थीटा हो सकता है 0 से 360 तक हो सकता है ना, उससे ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो थीटा का बाउंडेशन ये है, बाउंड्री ये है, तो इसको भी ध्यान रखना है। तो जब भी दो वेक्टर्स हैं वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो आप देख सकते हैं दोनों वेक्टर्स के बीच का जो एंगल आएगा वो थीटा आएगा, है ना। वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल बोला तो थीटा, या वेक्टर बी और ए के बीच का एंगल बोला थीटा, दोनों का मतलब तो सेम ही है। ओके, तो आपको अल्टीमेटली जो ध्यान रखना है, ये चीज ध्यान रखना है कि ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी cos थीटा के इक्वल होता है। ओके, तो इस बात को ध्यान रखना है।
अब जो है हम लोग डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल कर आता है उन सारे पॉइंट्स के बारे में हम लोग डील करने वाले हैं। ओके, तो पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो ये है a डॉट बी इक्वल b डॉट ए, है ना। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट्स a डॉट बी इक्वल b डॉट ए, है ना। ये दोनों इक्वल होता है। क्यों होता है इक्वल? आप a डॉट बी को अगर आप, मैं यहां पर थोड़ा सा बता दूं, a डॉट बी को अगर आप तोड़ेंगे तो क्या आएंगे? देखिए a डॉट बी मॉड वेक्टर है, मॉड वेक्टर बी कॉस थीटा, तो मॉड वेक्टर a मॉड वेक्टर बी, पहले वाले वेक्टर का मॉड, दूसरे वाले वेक्टर का मॉड कॉस थीटा, ठीक है। कॉस थीटा क्या होता है? वेक्टर a और वेक्टर b के बीच का एंगल। अगर b डॉट a को अगर आप एक्सपेंड करेंगे तो क्या होंगे? मॉड वेक्टर b मॉड वेक्टर a, ओके, मॉड वेक्टर a क्या होंगे? मॉड वेक्टर b मॉड वेक्टर a कॉस थीटा, ठीक है। पहला वाला वेक्टर का मॉड, दूसरा वाला वेक्टर का मॉड कॉस थीटा। थीटा क्या है? वेक्टर b और a के बीच का एंगल, है ना। a और b के बीच का एंगल भी थीटा, तो b और a के बीच का भी एंगल क्या बोलेंगे? थीटा ही बोलेंगे, है ना। सिर्फ इसको पहले पढ़ लीजिए, इसको बाद में, या इसको पहले इसको बाद में, सेम। तो a डॉट b और b डॉट a जो होता है, आप देखिए a डॉट b का भी ये रिजल्ट और b डॉट a का भी ये रिजल्ट, ठीक है, दोनों इक्वल है ना। इसलिए जो है आपका a डॉट b जो है b डॉट a के इक्वल होता है। ओके, तो ये जो है इस लॉ को a डॉट बी बी डॉट ए के इक्वल आता है, तो इसको हम कम्यूटेटिव लॉ भी बोलते हैं कि आपका वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है ना। कौन सा लॉ को फॉलो करता है? कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। इसको हिंदी में कम्यूटेटिव लॉ को आपका क्रम विनिमय नियम कहा जाता है, ठीक है, क्रम विनिमय नियम, ठीक है। तो a डॉट बी इक्वल b डॉट ए, खैर नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि a डॉट बी b डॉट ए के इक्वल आता है। दूसरा जो प्रॉपर्टी है या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है a डॉट वेक्टर b प्लस सी, a डॉट वेक्टर b प्लस सी, है ना, ये चीज है। तो a डॉट b प्लस a डॉट सी, ओके, तो a डॉट b प्लस क्या आएंगे? a डॉट सी आ जाएंगे। a डॉट वेक्टर b प्लस सी इक्वल आएंगे a डॉट b प्लस a डॉट सी आ जाएंगे। ओके, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी फॉलो करता है, बंटन नियम को भी, है ना। आपका जो है डॉट प्रोडक्ट बंटन नियम कहे तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी फुलफिल करता है। a डॉट वेक्टर b प्लस सी इक्वल a डॉट b प्लस a डॉट सी के इक्वल आता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट, तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि a डॉट बी इक्वल मॉड वेक्टर a मॉड वेक्टर b कॉस थीटा, ये तो जानते ही है, यहाँ पर ये डिफिनेशन ही है। a डॉट बी इक्वल मॉड वेक्टर a मॉड वेक्टर b कॉस थीटा, ये कॉस थीटा, है ना। थीटा भी एंगल, थीटा क्या है? एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। कॉस थीटा इक्वल क्या आ जाएगा? a डॉट बी डिवाइडेड बाय मॉड वेक्टर a मॉड वेक्टर b। कॉस थीटा क्या आ जाएंगे? a डॉट बी डिवाइडेड बाय मॉड वेक्टर a मॉड वेक्टर b, ठीक है। और ये जो है जब भी दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालने के लिए बोला जाएगा तो यही वाला आपको फार्मूला लगाना है, cos थीटा इक्वल a डॉट बी डिवाइडेड बाय मॉड वेक्टर a मॉड वेक्टर b, ठीक है। तो जब भी दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालने के लिए बोला जाएगा तो क्या करेंगे? ये वाला ही फार्मूला आपको लगाना है, cos थीटा इक्वल वेक्टर a डॉट वेक्टर b डिवाइडेड बाय मॉड वेक्टर a मॉड वेक्टर b। दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालने के लिए हमेशा यही फार्मूला लगाना है, ठीक है। तो दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालने के लिए हमेशा यही फार्मूला लगाएंगे। ओके, ये बात ध्यान रखना है। जब भी कोई भी डॉट प्रोडक्ट का सवाल है या कोई भी वेक्टर दे रखा है ना, दो वेक्टर दे रखा है और उसके बीच का एंगल निकालने के लिए बोला है तो हमेशा यही फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। जब भी ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये बात है कि जब भी दो वेक्टर के बीच का एंगल की बात किया जाए कि हाँ इस वेक्टर और इस वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है, तो हमेशा आपको यही फार्मूला लगाना है, cos थीटा इक्वल वेक्टर a डॉट वेक्टर b डिवाइडेड बाय मॉड वेक्टर a मॉड वेक्टर b वाला। ओके, अब नेक्स्ट जो पॉइंट है, ठीक है, चौथा पॉइंट है ना, खास तौर पर बिहार बोर्ड एग्जाम में कई बार ऑब्जेक्टिव सवाल जो ज्यादा पूछे जाते हैं, है ना, बार बार इसको पूछ रहे हैं। a डॉट बी, फोर्थ नंबर को देखिए, फोर्थ नंबर क्या है? a डॉट बी इक्वल मॉड वेक्टर a मॉड वेक्टर b cos थीटा, ठीक है, ये है। और अगर व्हेन थीटा इक्वल 90 डिग्री, ये थीटा कितना आ जाए? 90 डिग्री, है ना, थीटा कितना आ जाए? 90, दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो जाए? 90 डिग्री। देखिए ये वेक्टर a मान लेते हैं, ये b है, ठीक है, और दोनों के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री आ जाए, थीटा इक्वल 90, मॉड वेक्टर a मॉड वेक्टर b cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री की वैल्यू 0, मॉड वेक्टर a मॉड वेक्टर b इंटू 0, 0 से इंटू करेंगे सब 0, है ना। तो a डॉट b इक्वल 0 कब आता है 0? जब थीटा 90 डिग्री हो गया। कब आया? जब थीटा 90 डिग्री हो गया। इसका मतलब 90 डिग्री का मतलब क्या कि वेक्टर a और वेक्टर b क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया। ओके, तो व्हेन वेक्टर a एंड वेक्टर b आर परपेंडिकुलर, जब भी वेक्टर a और वेक्टर b परपेंडिकुलर होगा तब वेक्टर a डॉट वेक्टर b इक्वल कितने के इक्वल आएंगे?
कितने के इक्वल आएंगे, 0 के इक्वल आ जाएंगे। ए डॉट बी कितने के इक्वल आएंगे, 0 के इक्वल आएंगे, है ना। तो सवाल यूं रहता है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी परपेंडिकुलर हैं, तब इनमें से जो है कौन सा आपका आंसर सही है ना। विच ऑफ द फ्लोइंग आर ट्रू, है ना। तो ए डॉट बी इक्वल कहीं पर 0, कहीं पर 1, कहीं पर -1, कहीं पर समथिंग, ठीक है ना। तो इस तरह से दिया रहता है। तो जब भी वेक्टर ए और वेक्टर बी परपेंडिकुलर होगा तो ए डॉट बी इक्वल कितना आएंगे, 0 के इक्वल आएंगे। ओके, क्लियर है यहां तक। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे लिखेंगे। ठीक है दोस्त, चलिए उम्मीद है ले लिए होंगे। मैं रब कर दूं। पांचवा पॉइंट, ठीक है, 4 पॉइंट तक हो गया था। तो देखिए ए डॉट ए, अगर आप ए डॉट ए निकालेंगे, ठीक है, तो क्या आएंगे आप देखिएगा। जैसे आप ए डॉट बी को अगर डिफिनेशन के हिसाब से ये क्या आता है, मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी, पहला वाला वेक्टर का मॉड, दूसरा वाला वेक्टर का मॉड कॉस थीटा, ठीक है, ये आता है। तो ए डॉट ए को अगर आप तोड़ेंगे तो क्या आएंगे, मॉड वेक्टर ए, दूसरा वाला वेक्टर भी मॉड वेक्टर ए ही होगा, ए ही है, और कॉस थीटा, कॉस क्या आएंगे, थीटा। तो थीटा आप देख सकते हैं कि खुद का कोई भी वेक्टर ए है ना, इस वेक्टर का इसी के साथ एंगल देखना है, इसी वेक्टर के साथ, ठीक है। तो कितना डिग्री, 0 डिग्री, कोइंसाइडिंग हो जाएगा, ठीक है ना, 0 डिग्री। तो आपका खुद वेक्टर है और उसी वेक्टर का उसी के साथ एंगल देखना है, तो कितना डिग्री, 0 डिग्री, है ना। और इसके साथ देखेंगे, ये जैसे मार्कर है, इसका एंगल इसी के साथ देखना है, तो 0 डिग्री। कुछ ऐसे आएंगे, इंक्लाइंड होंगे, तभी तो कुछ एंगल आपको दिखेगा। आप देखिए यहाँ पर है, जैसे ये सीधा सीधा आते गया, एंगल घटते गया और सीधा इसी के सीध में आ गया, तो 0 डिग्री, ठीक है ना। तो खुद के साथ एंगल जो होता है वो 0 डिग्री होता है। तो इसका मतलब कि थीटा कितना आ जाएंगे, 0। ओके, मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर ए 2 बार है, तो मॉड वेक्टर ए का स्क्वायर, ठीक है। कॉस 0 की वैल्यू कितनी, 1। ओके, मॉड वेक्टर ए का क्या आएंगे, स्क्वायर आ जाएंगे, ठीक है। तो आपका अल्टीमेटली जो आ गया यहां पर ए डॉट ए इक्वल मॉड वेक्टर ए का स्क्वायर, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। 2 वेक्टर जब भी जो है आपको मैग्नीट्यूड निकालना वेक्टर्स का और वेक्टर आई जे और के कैप के फॉर्म में नहीं दे रखा हो, तो हमेशा इसी फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं, है ना। ए डॉट ए इक्वल मॉड वेक्टर ए का स्क्वायर क्या होता है, ए डॉट ए इक्वल मॉड वेक्टर ए का स्क्वायर। ओके, तो ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट इज यूजफुल टू फाइंड magnitude of the vector when vector is not in the form of i j and k कैप, ठीक है। जब भी वेक्टर i j और k कैप के फॉर्म में नहीं रहेगा, तब उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड को निकालने के लिए इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया जाता है। ए डॉट ए इक्वल मॉड वेक्टर ए का स्क्वायर का इस्तेमाल किया जाता है। कैसे आया ये हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। अब जो है हम लोग देखते हैं कि किस तरह से मैग्नीट्यूड निकालने के लिए इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया जाता है। तो देखेंगे हम लोग 6 नंबर हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। 6 नंबर में जैसे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मॉड का स्क्वायर, है ना, ये चीज है। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के मॉड का स्क्वायर है, ठीक है। अब ये कितने के इक्वल आएंगे, है ना, इसका मैग्नीट्यूड कितने के इक्वल आएंगे, ये चीज हमें फाइंड करना है। तो देखिए मॉड वेक्टर ए का स्क्वायर है, तो देखिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, है ना,
मॉड वेक्टर ए का स्क्वायर है तो यही तो ये बीच में जो है यही इसी का डॉट इसी के साथ लेना, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए। ओके, तो जिसका भी मॉड निकालना है, जैसे मॉड वेक्टर ए का स्क्वायर है तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए आ जाएंगे, मॉड वेक्टर बी का स्क्वायर है तो क्या आ जाएंगे, वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी, सिमिलर वे से। और इसी तरह से वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के मॉड का स्क्वायर है तो इसका मतलब वेक्टर ए का स्क्वायर है तो ए डॉट ए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, और वेक्टर मॉड वेक्टर बी का स्क्वायर है तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी, तो वेक्टर ए प्लस बी का स्क्वायर है तो ए प्लस वेक्टर ए प्लस बी डॉट वेक्टर ए प्लस बी, ये आ जाएंगे। ओके, तो यहां पर जो है मॉड वेक्टर ए प्लस बी का स्क्वायर है तो इसको क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए प्लस बी डॉट वेक्टर ए प्लस बी। ओके, अब जो है नेक्स्ट इसको इससे इंटू कर दीजिए, ए वेक्टर डॉट ए, ठीक है ना, ए डॉट ए आ जाएंगे, फिर ए डॉट बी आ जाएंगे, जैसे सिंपली इंटू होता है, ए डॉट बी आ जाएंगे प्लस बी डॉट ए आ जाएंगे, ठीक है, प्लस बी डॉट बी आ जाएंगे। ठीक है, ये चीज है। अब जो है क्या आ जाएंगे, ए डॉट ए को आप लिख सकते हैं मॉड वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस लिख सकते हैं, और आपको पता है यहां पर a डॉट बी और b डॉट ए है ना, ये दोनों सेम होता है ना, हम लोगों ने पहला वही पॉइंट में देखा कि ये दोनों क्या होता है, सेम होता है। तो आप क्या लिख सकते हैं, ठीक है, आप क्या लिख सकते हैं, a डॉट बी, b डॉट ए को a डॉट बी, ठीक है, और b डॉट बी को मॉड वेक्टर b का स्क्वायर, ठीक है, और मॉड वेक्टर a का स्क्वायर क्या हो गया, मॉड वेक्टर a का स्क्वायर प्लस मॉड वेक्टर b का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी दो बार है, 2 टाइम्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ठीक है, ये आ गया वेक्टर ए प्लस मॉड वेक्टर ए प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, ये रिजल्ट आपका आ गया। ओके, सिमिलर वे से हम 7 नंबर, जैसे मॉड वेक्टर, तो जब भी मॉड वेक्टर ए का स्क्वायर मॉड वेक्टर ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकालने के लिए बोला जाएगा तो मॉड वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस मॉड वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, सिंपली वेक्टर ए भी नहीं है, वेक्टर ए डॉट बी, बीच में क्या है, डॉट प्रोडक्ट, इस बात को खासा ध्यान रखना है। ये तो ऐसा लगता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सिमिलर तो है ना, उसी तरह से सिमिलर है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना है कि ये क्या है, बीच में डॉट प्रोडक्ट है। क्या है दोस्त, डॉट प्रोडक्ट है, ये बात आपको नोटिस करना है। ऐसा नहीं कि वेक्टर ए वेक्टर बी लिख दिया, ठीक है, वेक्टर ए डॉट बी है ना, डॉट प्रोडक्ट है वहां पर। ठीक है, अब इसी तरह से वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मॉड का स्क्वायरिंग अगर आपको करना है तो क्या होगा, तो 2 बार मॉड वेक्टर ए माइनस बी का स्क्वायरिंग है तो वेक्टर ए माइनस बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। ठीक है, ए डॉट ए डॉट वेक्टर ए और माइनस आ जाएंगे है ना, ए डॉट बी माइनस बी डॉट ए और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएंगे और बी डॉट बी। ठीक है, ए डॉट ए मॉड वेक्टर ए का स्क्वायर, देखिए ना यहां पर ए डॉट ए निकाल चुके हैं, तो मॉड वेक्टर ए का स्क्वायर ए डॉट बी और बी डॉट ए डॉट बी और बी डॉट ए जो है ए डॉट बी के इक्वल आता है, बी डॉट बी मॉड वेक्टर बी का स्क्वायर, तो आपका क्या आ जाना है, मॉड वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस मॉड वेक्टर बी का स्क्वायर, ए डॉट बी 2 बार है, 2 टाइम्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ठीक है, वेक्टर बी का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया दूसरा रिजल्ट। सिमिलर वे से अगर आप तीसरा रिजल्ट की बात करें, ठीक है, तीसरा 6, 7, 8, ठीक है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर और प्लस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का स्क्वायर है ना, ये प्लस ये है ना, तो इन दोनों को जोड़िएगा है ना, वेक्टर ए प्लस बी का स्क्वायर को क्या लिखेंगे, ये वाला चीज मॉड वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस मॉड वेक्टर बी का स्क्वायर, मॉड वेक्टर ए प्लस बी का स्क्वायर को क्या लिखेंगे, यहां पर लिखा हुआ है ना, मॉड वेक्टर बी का स्क्वायर और प्लस क्या लिखिएगा, प्लस 2 टाइम्स वेक्टर ए डॉट बी। ओके, ये आ गया, और प्लस है, प्लस बीच में प्लस लगा देंगे, और मॉड वेक्टर ए माइनस बी का स्क्वायर आप देख सकते हैं यहां पर है, मॉड वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस मॉड वेक्टर बी का स्क्वायर
माइनस 2 टाइम्स ए डॉट बी, ओके, तो इसको भी ब्रैकेट के अंदर प्लस 2 ए डॉट बी माइनस 2 ए डॉट बी, गेट आउट कैंसिल, मॉड वेक्टर ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस मॉड वेक्टर ए माइनस बी का स्क्वायर इक्वल, आप देखिए मॉड वेक्टर ए का स्क्वायर मॉड वेक्टर ए का स्क्वायर 2 बार, मॉड वेक्टर बी का स्क्वायर मॉड वेक्टर बी का स्क्वायर 2 बार, है ना, तो 2 क्या आ जाएंगे 2 टाइम्स मॉड वेक्टर ए का स्क्वायर 2 टाइम्स मॉड वेक्टर बी का स्क्वायर, तो 2 कॉमन ले लिया तो मॉड वेक्टर ए का स्क्वायर आ जाएंगे प्लस मॉड वेक्टर बी का स्क्वायर आ जाएंगे, ओके। तो ये आपका रिजल्ट रहा, इसको कॉपी कर लीजिए, है ना, फिर नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले आप ले लिए स्क्रीनशॉट, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट रब कर दूं इसको, नाइन नंबर में है मॉड वेक्टर ए प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का स्क्वायरिंग, ओके, ये चीज़ मॉड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का स्क्वायरिंग है। तो क्या आ जाना है इसका, आप देखिए, है ना, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर के जैसा ही है, इसको अगर आप तोड़ना है तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, है ना, 2 बार डॉट लेंगे तो फिर डॉट लेने के बाद जो रिजल्ट आता है वो ये आता है, मॉड वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस मॉड वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस मॉड वेक्टर सी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, सब बीच में डॉट प्रोडक्ट है, ओके। तो मॉड वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल मॉड वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस मॉड वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस मॉड वेक्टर सी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी डॉट सी और सी डॉट ए, ओके। अब 10 नंबर में हम लोग बात कर लेते हैं, जैसे 10 नंबर में सबसे पहले तो आपको आई कैप के बारे में बात कर लूं। आई कैप क्या होता है, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, यूनिट वेक्टर पहले भी बात कर चुके हैं, वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ओके। जे कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में, और के कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस, ओके, ये चीज है। अब हम लोग 10 नंबर का फर्स्ट में हम बात करेंगे, ठीक है, या 10 नंबर का ए नंबर में बात करेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है 10 नंबर, खास तौर पर बिहार बोर्ड वाले के लिए हर साल पूछा जाता है ना, कम से कम 2 ऑब्जेक्टिव सवाल, है ना, ए डॉट बी डॉट सी, मतलब आई डॉट आई डॉट जे, इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं। देखेंगे हम लोग किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। जैसे आप आई डॉट आई की बात करें, ठीक है, आई डॉट आई, ठीक है, देखो यूनिट वेक्टर, एक तो यूनिट वेक्टर बोलने का मतलब समझते हैं, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर बोलने का मतलब समझते हैं, मॉड वेक्टर आई कैप कितने के इक्वल, 1 के इक्वल। यूनिट वेक्टर का मतलब ये होता है कि उसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो कितने के इक्वल आएंगे, 1 के इक्वल आएंगे, ओके। तो ये आपका जो है मॉड वेक्टर जे, ये भी 1, मॉड वेक्टर के ये भी आपका कितना 1, ओके, ये आ जाना है। मैग्नीट्यूड तो सबका 1 आना है, मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर बोलने का ही मतलब होता है कि ठप्पा लग जाता है कि उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1 के इक्वल है। तो मॉड वेक्टर आई, मॉड वेक्टर जे, मॉड वेक्टर के कितने के इक्वल आएंगे, 1 के इक्वल आएंगे, है ना। हम लोग लिख भी लेते हैं, है ना, ए नंबर में मॉड वेक्टर आई इक्वल मॉड वेक्टर जे इक्वल मॉड वेक्टर के इक्वल कितने के इक्वल, 1 के इक्वल, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर कहने के ही मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल। अब हम लोग आई डॉट आई की बात करते हैं, ओके, किसकी बात करते हैं, आई डॉट आई के। आई डॉट आई को अगर आप तोड़ेंगे तो आपको पता है दोस्त, ए डॉट बी क्या होता है, मॉड वेक्टर, ध्यान से समझिएगा, पूछेगा ही पूछेगा, ए डॉट बी इक्वल मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी कॉस थीटा, ठीक है, यही होता है।
और यहां पर मैं आई डॉट आई को तोड़ा तो क्या लिखेंगे, मॉड वेक्टर आई कॉस थीटा, आई कैप और आई कैप के बीच का एंगल, खुद के साथ एंगल 0 डिग्री। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बात किया कितना डिग्री, 0 डिग्री, और इसकी वैल्यू 1, इसका भी वैल्यू 1, cos 0 की वैल्यू 1, ठीक है। और ओवरऑल कितना आ गया 1, तो आई डॉट आई कितना आ गया दोस्त 1, ठीक है। सिमिलर वे से जे डॉट जे अगर आप निकालेंगे तो मॉड वेक्टर जे cos थीटा, थीटा कितना आ जाएगा 0 डिग्री, 1 इंटू 1 कहे तो ये भी आपका 1, जे डॉट जे भी कितना आ जाएंगे 1 के इक्वल आ जाएंगे। और सिमिलर वे से के डॉट के भी अगर आपको निकालना है तो आपको लिखना पड़ेगा मॉड वेक्टर के cos 0 और इसकी वैल्यू 1 इंटू 1 कहे तो 1, के डॉट के भी कितना आ गया, के डॉट के भी आ गया 1 के बराबर। ओके, तो अल्टीमेटली जो मेरा आ गया बी नंबर में कि आई डॉट आई बराबर जे डॉट जे इक्वल के डॉट के इक्वल कितने के इक्वल 1 के इक्वल, है ना। हर साल पूछा जाता है दोस्त, इन तीनों में कोई भी एक दे देगा कि आई डॉट आई कितने के इक्वल आएंगे, या जे डॉट जे कितने के इक्वल आएंगे, या के डॉट के, है ना। तो 1 के इक्वल आता है, कैसे आता है इसका प्रूफ हम लोगों ने देख लिया। ओके, अब सी नंबर पर हम लोग चलते हैं। जैसे आई डॉट जे, ठीक है, आई डॉट जे वेक्टर ए और बी के बीच का को मैं डिफिनेशन यहां पर लिख दूं साइड में, cos थीटा, ठीक है। आई डॉट जे के मतलब डॉट प्रोडक्ट है तो मॉड वेक्टर जे cos थीटा, थीटा कितना, आई और जे के बीच का एंगल। देखिए आई और जे के बीच का एंगल आपको समझना पड़ेगा, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये आपका क्या है जेड एक्सिस है। ओके, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच का एंगल 90 डिग्री, वाई और जेड के बीच का एंगल 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये भी 90, और जेड और एक्स के बीच का एंगल कितना डिग्री 90 डिग्री। ओके, तो आप देखिए बेसिकली हो किस तरह से हैं, आपको लग रहा होगा कि सर ये तो कैसे 90 प्लस 90 प्लस 90 270 360 पूरना चाहिए। 360 तभी पूरेगा दोस्त जब वो एक प्लेन में रहेंगे, ये सेम प्लेन में नहीं है। आप समझिए ये एक्स एक्सिस इसको मानिए, ये वाला लाइन को वाई एक्सिस मानिए, है ना, इधर आप एक्स एक्सिस मानिए, इधर वाई एक्सिस मानिए, और बाहर की तरफ को जेड एक्सिस मानिए, ठीक है। तो आपको जो है जेड बाहर के एक्सिस की तरफ जेड, मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू से मैं समझाऊं, ऐसे आपको दिखेगा। चलिए यहाँ पर है, देखिए ये आपको एक्स एक्सिस, ये खड़ा वाला वाई एक्सिस, और इधर जो है सामने वाला ये जेड एक्सिस। ओके, तो आप देख सकते हैं, है ना, ये सेम प्लेन में नहीं है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। देखिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच का एंगल 90, वाई और जेड के बीच का एंगल 90, जेड और एक्स के बीच का एंगल 90। सब एक्सिस जो है एक दूसरे के ऊपर क्या होता है परपेंडिकुलर। एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को आई कैप कहा जाता है, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को जे कैप, और जेड एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को के कैप कहा जाता है, ठीक है ना। एक्स एक्स कोई भी एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, एक्स वाई के परपेंडिकुलर, एक्स जेड के भी परपेंडिकुलर, वाई जो है जेड के परपेंडिकुलर भी, वाई एक्स के भी परपेंडिकुलर, जेड जो है वाई के भी परपेंडिकुलर, जेड एक्स के भी परपेंडिकुलर, सारे के सारे एक्सिस एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। सिमिलर एक्चुअल में 2D में आप, ये तो बोर्ड है ना, प्लेन है, तो आपका जो ये तो 2D है, 2D में 3D एक्चुअल फोटो तो बना नहीं सकते हैं, आपको यूं देखना पड़ेगा, है ना। तो ये चीजें हैं, है ना, ये चीज है कि सारे एक्सिस आपस में क्या होते हैं परपेंडिकुलर होते हैं। ओके, तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को आई कैप, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को जे कैप, और जेड एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को के कैप, ठीक है। तो मॉड वेक्टर आई मॉड वेक्टर जे cos थीटा, थीटा आई और जे के बीच का एंगल, देखिए आई कैप एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, जे कैप वाई एक्सिस के डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में आई कैप, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में जे कैप, ठीक है ना, और दोनों के बीच का एंगल देखिए 90 डिग्री। ओके, और इसकी वैल्यू 1, ये भी 1, cos 90 का वैल्यू कितना 0, ओवरऑल कितना आ जाना है 0, आई डॉट जे कितना आ गया 0। ओके, अब सिमिलर वे से आप आई डॉट जे डॉट के भी निकाल सकते हैं, मॉड वेक्टर जे मॉड वेक्टर के cos थीटा, थीटा जे और के बीच का एंगल देखिए, जे और के बीच का एंगल 90 डिग्री, ये भी 90, cos 90 0, 1 इंटू 0, तो जे डॉट के कितना आ जाएगा आपका 0। ओके, और सिमिलर वे से के डॉट आई अगर आप निकालेंगे, के डॉट आई मॉड वेक्टर के मॉड वेक्टर आई
मॉड वेक्टर आई कॉस थीटा, थीटा कहे तो 90 डिग्री, ठीक है, 1 इंटू 1 इंटू 0 कहे तो 0, के डॉट आई कितना आ गया 0। तो अल्टीमेटली आ क्या रहा है ना, यहां से क्या क्या निकल कर आ गया, आई डॉट जे कीजिए या जे डॉट के कीजिए या के डॉट आई कीजिए, ठीक है, ये कितने के इक्वल आएंगे 0 के इक्वल, या उल्टा पुल्टा भी कर सकते हैं, है ना, या उल्टा पुल्टा क्या कर सकते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं, सॉरी थोड़ा सा इसके ऊपर लाइनिंग आ गया, ठीक है। चलो उल्टा पुल्टा का मतलब क्या है, आप यूं कर आई डॉट जे नहीं जे डॉट आई भी कीजिएगा, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, 90 डिग्री एंगल होने की वजह से वो 0 हो रहा है ना, के डॉट जे भी 90, आई डॉट जे भी 90 एंगल बीच में, तो इसलिए 0। तो अल्टीमेटली इससे एक सवाल पूछेंगे, है ना, पूछना ही पूछना है, और यहां से एक सवाल पूछेंगे, आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के इक्वल 1, है ना, तीनों में से कोई एक ले लेंगे, या ये जो आपको 6 दिख रहा है 6 में से कोई भी एक लेंगे, पूछ देंगे आपसे आई डॉट जे के इक्वल कितने के इक्वल आएंगे, या जे डॉट के आई के कितने के इक्वल आएंगे, ओके। तो इस तरह से चीजें आएंगी, है ना। तो बाकी तो बड़े बड़े सवाल में इस्तेमाल तो होता ही है ना, जैसे सीबीएसई का जो बोर्ड एग्जाम है वहां पर भी इस्तेमाल होता है ना, यकीनन इस्तेमाल होता है बड़े बड़े सवाल को सॉल्व करने में, लेकिन वहां पर तो इतना सारा ऑब्जेक्टिव सवाल नहीं पूछे जाते हैं, तो फिर जो है ऑब्जेक्टिव में तो आने के चांसेस नहीं है वहां पर, लेकिन सब्जेक्टिव सवाल में इसका इस्तेमाल यकीनन होता है, ओके। लेकिन बिहार बोर्ड एग्जाम में यहां से एक सवाल, यहां से एक सवाल फिक्स है, आप देखिए क्वेश्चन बैंक पलटा कर देखिएगा तो आपको पता पड़ जाएगा कि यहां से भी एक सवाल पक्का आता है और यहां से भी आता है ना। तो ये भाई कम से कम आज का क्लास यहां तक अगर पढ़ लिए तो 2 नंबर तो फिक्स हो गया, ठीक है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। चलिए ले लिया दोस्त, ले लीजिए, थोड़ा टाइम दे देता हूं आपको। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, फिर नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जैसे इफ वेक्टर ए इक्वल a1i प्लस a2j प्लस a3 वेक्टर k, ओके, वेक्टर b इक्वल b1i b2j b3 वेक्टर k, ठीक, ये a रहा ये b रहा, देन तब a डॉट b वेक्टर a डॉट b, ओके। a डॉट b जो है क्या आएंगे, सीधा आई कैप का इंटू कर दे, आई कैप के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई हो जाता है, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3, ठीक है। आई कैप का कोफिशिएंट गुना हो जाता है, जे कैप का कोफिशिएंट गुना हो जाता है, के कैप का भी कोफिशिएंट गुना हो जाता है, ठीक है। तो जब भी आपको a डॉट b निकालना है तो आई कैप का कोफिशिएंट इंटू कर देंगे, जे कैप का कोफिशिएंट इंटू कर देंगे, के कैप का कोफिशिएंट इंटू कर देंगे, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इससे भी कम से कम 2 सवाल यकीनन जनरेट होता है, 2 सवाल बनता ही बनता है, और 2 सवाल ऑब्जेक्टिव में पूछेगा ही पूछेगा, और सीबीएसई इसको सब्जेक्टिव के तौर पे भी लेता है, ठीक है ना। तो सीबीएसई भी इसको फोकस करता है ना, कि a डॉट बी, कोई भी a वेक्टर b वेक्टर दे रखा होता है, और इसके बाद जो है बोला जाता है कि a डॉट b निकालिए, ओके। तो यूं आ जाएंगे a डॉट b, ठीक है। तो आई कैप का कोफिशिएंट इंटू जे कैप का कोफिशिएंट इंटू कर देना, के कैप का कोफिशिएंट इंटू कर देना। आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ऐसा कैसे कर देते हैं आप, ठीक है, ठीक है, प्रूफ भी देख लेता हूं, है ना, लेकिन प्रूफ की जरूरत नहीं है, लेकिन आप देखिए a डॉट b निकालिएगा, ठीक है, a डॉट b तो क्या होगा, a तो आपका a1 i कैप, a2 j कैप, a3 k कैप, और डॉट b b1 i कैप, b2 j कैप
और b3 वेक्टर के कैप, है ना। सिंपली a डॉट बी निकालेंगे तो a तो ये डॉट बी ये रहा। अब जो है सिंपली जैसे गुना होता है वैसे कर देंगे। तो आप a1 डॉट b1, है ना, a1 नंबर सिंपली इनटू होगा, है ना, वेक्टर का ही सिर्फ डॉट और क्रॉस होता है, नंबर सिर्फ इनटू a1 b1 हो जाएगा, नंबर इनटू सिंपली और वेक्टर है i कैप वेक्टर है i डॉट i, ठीक है, i डॉट क्या आएंगे i, समझ रहे हैं बात को, i डॉट i डॉट i, ठीक है। और फिर a1 b1 प्लस a1 b2 i डॉट j, ठीक है। वेक्टर सिर्फ वेक्टर का ही डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट होता है, नंबर सिंपली इनटू होंगे, ठीक है। a1 b3 और i डॉट के आ जाएंगे, ठीक। और फिर जो है सिमिलर वे से आप जो है यहां पर इससे भी इनटू कर देंगे, a2 b1 j डॉट i और प्लस a2 b2 j डॉट j प्लस a2 b3 इसको इससे और j डॉट k, सिंपली जैसे इसको इससे कर दिया, ठीक है। फिर फाइनल इसको इससे, है ना, a3 b1 k डॉट i, a3 b2 k डॉट j, a3 b3 k डॉट k, ठीक। खैर इसकी जरूरत नहीं था, फिर भी हम आपको समझदारी के लिए मैंने बता रहा हूं, ठीक है ना। तो a1 b1 i डॉट i कितने के इक्वल 1, अभी थोड़ी देर हम लोगों ने पहले पढ़ा थोड़ी देर पहले, i डॉट i 1 प्लस a2 b2 ये कितना i डॉट j कितना 0, है ना, थोड़ी देर पहले पढ़ा, ये भी 0, चलिए सीधा लिखते हैं i डॉट k थोड़ी देर पहले पढ़ा, i डॉट j के जैसे भी लिखा रहे सब 0 होगा, ये भी 0, j डॉट i ये भी 0, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है ना, इसलिए इस वजह से 0। यहाँ पर a2 b2 j डॉट j 1 और a3 b3, है ना, j डॉट k 0, ठीक है, k डॉट i 0 ये भी 0 और ये a3 b3 और ये k डॉट k तो 1, ठीक है। तो यहाँ पर अल्टीमेटली a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस क्या आ गया a3 b3, ठीक है, ये प्रूव्ड हो गया। तो खैर आप देखिए अल्टीमेटली यही आया, तो हम उतना मेहनत नहीं करने जाएंगे, इतना मेहनत गुना करने नहीं जाएंगे, तो हम सीधा समझते कि बाकी चीज तो 0 हो जाता है ना, सिर्फ i कैप का कोफिशिएंट आता है, j कैप का कोफिशिएंट, k कैप का कोफिशिएंट, है ना, ये रिजल्ट आता है, तो बाकी चीजें करने नहीं जाएंगे, हम डायरेक्ट समझ लेते हैं, ठीक है। तो जब भी हम लोग गुना करेंगे दो वेक्टर को तो ये सीधा यूं करेंगे गुना, है ना, यूं मल्टीप्लाई करेंगे, न कि ऐसे लंबा चौड़ा करेंगे, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन नॉलेज में रहना चाहिए कि कई लोग को आता है कि ये कहाँ से लिख दिया सर, क्यों कोफिशिएंट को गुना करेंगे, ठीक है ना, बहुत सारे लोग पूछ देते थे। हाँ, आपको नॉलेज में तो रहना चाहिए बेसिक चीज कि क्यों ऐसा किया जाता है, ओके। तो खैर कॉपी कर लीजिए इसको। चलिए कर लिए होंगे कॉपी। तो जब भी दो वेक्टर का डॉट जब भी लेना है तो a1 b1 a2 b2 a3 b3, ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने लिख भी दिया। चलिए नेक्स्ट, हम लोग कुछ सवाल ले लेते हैं, है ना। सवाल लेने से पहले और एक चीज प्रोजेक्शन बता दूं, उसके बाद सवाल, टाइम मिलेगा तो सवाल ले लेंगे, है ना। प्रोजेक्शन, ठीक है, हेडिंग यही है। तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए, प्रक्षेप जिसको बोलते हैं हिंदी में, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, ठीक है। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, वेक्टर ए का प्रोजेक्शन बी के ऊपर, तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, वेक्टर ए का प्रोजेक्शन वेक्टर बी के ऊपर। आप देखिएगा मैं यहाँ पर एक फोटो बना रहा हूँ, ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर ए है, ठीक है। तो वेक्टर ए का प्रोजेक्शन वेक्टर बी के ऊपर आपको निकालना है, किसका प्रोजेक्शन, वेक्टर ए का प्रोजेक्शन वेक्टर बी के ऊपर।
मतलब वेक्टर ए का छाया वेक्टर बी के ऊपर कितना पड़ेगा वो चीज निकालना, छाया की लंबाई, है ना। वेक्टर ए का प्रोजेक्शन वेक्टर बी के ऊपर निकालना है, तो आप ध्यान दीजिएगा। तो अब जो है आपको जैसे मैं बता दूं, वेक्टर जैसे ये मान लीजिए कि ये वेक्टर बी है ना, ये वेक्टर ए और यूं है, तो अब वेक्टर ए का छाया वेक्टर बी के, वेक्टर बी लंबा है यहां से यहां तक है, ठीक है ना। अब वेक्टर ए का छाया वेक्टर बी के ऊपर निकालना है ना। छाया इसका छाया इसके ऊपर कितना पड़ेगा, है ना। तो स्टैंडर्ड केसेस में लाइट सोर्स को यहाँ टॉप पॉइंट पर रखा जाता है। कहां पर रखा जाता है, टॉप पॉइंट पर, है ना। स्टैंडर्ड केसेस में जब यहाँ पर टॉप पॉइंट पर इसका लाइट सोर्स को रखिएगा यहाँ पर, तब इसका जो छाया बनता है एकदम जस्ट इसके परपेंडिकुलर, यहां से यहां तक, यहां से परपेंडिकुलर डालिए, देखिएगा यहां से परपेंडिकुलर डालिए। परपेंडिकुलर जो डाला गया यहां से लाइट सोर्स को यहां रखिएगा, स्टैंडर्ड केसेस में यहीं रखा जाता है, और परपेंडिकुलर डालिए। परपेंडिकुलर डालने के बाद जो है परपेंडिकुलर कहां पड़ा, यहां पर इस जगह पर परपेंडिकुलर, तो यहां से इसके जड़ से जो है यहां तक जो है ये जो लंबाई होगा ये आपका छाया की लंबाई होगा, कहीं तो प्रोजेक्शन की लंबाई होगा। प्रोजेक्शन का मतलब ही होता है कि छाया, है ना। प्रोजेक्शन का निकालने का मतलब छाया की लंबाई को निकालना होता है। ओके, तो प्रोजेक्शन जो होगा जैसे कि मैंने आपको फोटो में बता दिया, तो प्रोजेक्शन जो होगा इसका छाया, अगर लाइट सोर्स को यहां पर रखिएगा, यहां पर लाइट सोर्स को रखिएगा, तो इसका जो छाया इसके ऊपर पड़ेगा जस्ट यूं पड़ेगा, परपेंडिकुलर, जस्ट यहां से यहां तक, ये आपका छाया की लंबाई पड़ेगा, ठीक है। तो आप नाम रख सकते हैं इसका OA1, ठीक है, और इसको नाम रख दीजिए B, ये वाला पॉइंट को B नाम रख देता हूं, ठीक है। चलिए, और इसको हम थीटा बोल देते हैं, इसको क्या बोल देते हैं, थीटा। अब देखिएगा ये लंबाई निकालना, OA1 हमें निकालना, यही आपका प्रोजेक्शन की लंबाई, वेक्टर ए का प्रोजेक्शन वेक्टर बी के ऊपर, कहे तो वेक्टर ए का छाया की लंबाई वेक्टर बी के ऊपर जो आएगा यही आएगा, अगर लाइट सोर्स को यहां पर रखिएगा, है ना। तो आप करके भी देख सकते हैं कि कोई भी एक बड़ा जैसा चीज लीजिएगा, ऐसे लीजिएगा, इस जगह लाइट सोर्स को रखिएगा, है ना। तो आप देखिएगा इसका छाया एकदम बिल्कुल परपेंडिकुलर के सीध में पड़ेगा, परपेंडिकुलर जो यहाँ पड़ेगा यहां से वहीं तक, यहां से यहां तक, परपेंडिकुलर यहां से यहां तक, ये छाया की लंबाई होगा। ओके, हमें इसी छाया की लंबाई को निकालना है, तो हम इन ट्रायंगल OAA' में, OAA1 में, ठीक है। तो अब cos थीटा अगर आप निकालेंगे तो cos थीटा इक्वल क्या आ जाएंगे, B/H OA1 बाय, है ना, B कहे तो OA1 बाय क्या, H हाइपोटेनियस क्या हो गया, ये इसकी लंबाई, ये क्या है, ये वेक्टर ए है तो इसकी लंबाई को मॉड वेक्टर ए, ये वेक्टर ए है तो इसके लंबाई को क्या बोलेंगे, मॉड वेक्टर ए। मॉड वेक्टर ए का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए की लंबाई, मतलब यहां से यहां तक की लंबाई, OA1 बोलिए या मॉड वेक्टर ए। अब OA1 जो आ गया, ठीक है, मॉड वेक्टर ए cos थीटा के इक्वल आ गया। ओके, अब नेक्स्ट जो है आपका OA1 जो आ जाएगा मॉड वेक्टर ए और cos थीटा। अब जो है थोड़ा सा यहां पर मैं मैनिपुलेट कर रहा हूं, मॉड वेक्टर बी से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, ठीक है। ऐसा करने से क्या होगा, OA1 इक्वल मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी cos थीटा बाय मॉड वेक्टर बी, ठीक है। मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी cos थीटा, तो मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी cos थीटा ये कितने की इक्वल आता है, ये आपको पता है A डॉट बी है, ये वेक्टर A डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाय मॉड वेक्टर बी, OA1, है ना। तो OA1 कितना आ गया, A डॉट बी डिवाइडेड बाय मॉड वेक्टर बी, ये आपका डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में आपका प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A ऑन वेक्टर बी आ गया, ठीक है। OA1 क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A ऑन वेक्टर बी इक्वल वेक्टर A डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाय मॉड वेक्टर बी, ठीक है, ये आ गया। तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी आ गया, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाय मॉड वेक्टर बी के इक्वल आ गया। ओके, तो प्रोजेक्शन का मतलब वेक्टर ए का छाया वेक्टर बी के ऊपर, है ना। समझिएगा यहां पर कि वेक्टर ए का प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, तो ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मॉड वेक्टर बी, ठीक है, ये आ गया। अब इसी तरह से जैसे प्रोजेक्शन, सिमिलर वे से अगर आप समझें कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर एक्स ऑन वेक्टर वाई, ठीक है,
वेक्टर x का प्रोजेक्शन वेक्टर y के ऊपर। सिमिलर वे से अगर a का प्रोजेक्शन b के ऊपर देखना है तो a का b से डॉट लेना है, फिर b का ही मॉड लेना है। ठीक है, a का b से डॉट लेना, फिर b का ही मॉड लेना है। और उसी तरह से x का प्रोजेक्शन y के ऊपर देखना है तो x का डॉट y के साथ लेना है, इसका इसके साथ डॉट, फिर जिसके ऊपर प्रोजेक्शन ले रहा है ना, y के ऊपर ले रहा है तो y के साथ डॉट और y का ही मॉड। ठीक है, ये चीज है, इसको ध्यान रखना है। और अगर इसी तरह से प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर b ऑन वेक्टर a, ठीक है, वेक्टर b का प्रोजेक्शन वेक्टर a, समझिएगा बात को, इससे समझाने के लिए लिखा रहा हूं। b का a का अगर b के ऊपर निकालना है तो a डॉट b डिवाइडेड बाय मॉड वेक्टर b होता है ना, वेक्टर a डॉट b डिवाइडेड बाय मॉड वेक्टर b। b के ऊपर ऑन वेक्टर b या इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर b, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a ऑन वेक्टर b लिखा जाए या इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर b। a का प्रोजेक्शन b के ऊपर में, वेक्टर b के ऊपर में या b के डायरेक्शन के दिशा में, b के डायरेक्शन की दिशा में, वेक्टर a का प्रोजेक्शन वेक्टर b के डायरेक्शन में, है ना, दोनों में से कुछ भी रह सकता है। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a ऑन वेक्टर b, a का b के ऊपर प्रोजेक्शन तो a डॉट b के ऊपर निकालना तो b के साथ ही डॉट, फिर b का ही मॉड लेना है। ओके, तो उसी तरह से b का a पर प्रोजेक्शन निकालना, a के ऊपर निकालना है तो b का a के साथ ही डॉट लेना है, फिर किसका मॉड, b का या a का, जिसके ऊपर प्रोजेक्शन ले रहे हैं ना उसी के साथ डॉट भी लेना है और उसी का मॉड भी लेना है। a के ऊपर निकाल रहे हैं तो a के साथ डॉट भी लिए और a का मॉड भी लिए। समझ गए बात को, है ना। तो जब भी प्रोजेक्शन निकालना है तो क्या करना है, और जब भी जिसके ऊपर प्रोजेक्शन निकालना उसके साथ डॉट भी लेना और उसका मॉड भी ले लेना है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्शन से जो है जेई में भी सवाल पूछे जाते हैं, साथ साथ में बोर्ड एग्जाम में, हर बोर्ड एग्जाम में, चाहे सीबीएसई का हो, बिहार, झारखंड, जो भी बोर्ड एग्जाम हो, बहुत ही ज्यादा फोकस करता है। और इन जनरल आपको एक सवाल प्रोजेक्शन से या इसके आगे जो है कंपोनेंट बताएंगे उससे यकीनन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो खैर ये दोनों पार्ट तो हम समझाने के लिए लिखाए थे, अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं इसको, है ना। इसके बाद जो है इसको मैं रब कर देता हूं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे मैंने क्या बोला था। चलिए साइड में इसको अगर लिखना है तो कहीं साइड में लिख लीजिएगा। हाँ, अब प्रोजेक्शन की बात हो गई, प्रोजेक्शन के बाद कंपोनेंट निकालते हैं। ठीक है ना, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। देखिए, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी का मतलब क्या हुआ कि वेक्टर ए का वेक्टर बी के ऊपर कंपोनेंट का मतलब क्या हुआ कि वेक्टर ए का वेक्टर बी के ऊपर जो प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन को वेक्टर के फॉर्म में लिखना कंपोनेंट कहलाता है। फिर से सुनिएगा, प्रोजेक्शन को, जो भी प्रोजेक्शन होगा उसको वेक्टर फॉर्म में लिखना क्या कहलाता है, आपका कंपोनेंट कहलाता है ना, घटक कहलाता है। तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, है ना, वेक्टर ए का वेक्टर बी के ऊपर प्रोजेक्शन ये है, तो इसी को अगर वेक्टर फॉर्म में लिख देंगे, इसी को वेक्टर बना देंगे तो फिर क्या बन जाएंगे, वो कंपोनेंट बन जाएंगे। ठीक है, तो आपको कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी का मतलब ये हुआ कि ए का बी के ऊपर प्रोजेक्शन देखिए, प्रोजेक्शन का मतलब क्या, लंबाई, लंबाई का मतलब क्या, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड तो है ना, कंपोनेंट ये तो मैग्नीट्यूड, प्रोजेक्शन क्या होता है, एक तरह का मैग्नीट्यूड है, और मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन भी एसोसिएट कर देंगे तो क्या बन जाएंगे, कंपोनेंट बन जाएंगे। ओके, तो आपको जो है क्या करना है, ठीक है, वेक्टर ए डॉट बी, ठीक है, मॉड वेक्टर बी। ठीक है, ये तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी का मतलब प्रोजेक्शन है, एक ए का प्रोजेक्शन बी के ऊपर जो है उसको वेक्टर फॉर्म में लिखना। अगर इसको, ये तो मैग्नीट्यूड रहा है ना, ये क्या है, मैग्नीट्यूड है, एक तरह का क्या है, छाया की लंबाई, लंबाई का मतलब मैग्नीट्यूड। ठीक है ना, ये छाया की लंबाई है तो ये मैग्नीट्यूड है, और डायरेक्शन किस डायरेक्शन में, इधर है ना, छाया की लंबाई इधर है तो ये वेक्टर बी के डायरेक्शन में है ना। वेक्टर बी को कौन डायरेक्शन देने का काम करेगा, वेक्टर बी का यूनिट वेक्टर, है ना, वेक्टर बी का यूनिट वेक्टर इसको, इस वेक्टर को डायरेक्शन देने का काम करेगा। तो छाया का जो डायरेक्शन है, छाया की लंबाई का जो डायरेक्शन है वेक्टर बी के डायरेक्शन में है, तो वेक्टर बी का जो डायरेक्शन होगा वही छाया की लंबाई का डायरेक्शन होगा। तो वेक्टर बी को कौन डायरेक्शन देगा, वेक्टर बी का यूनिट वेक्टर कहे तो बी कैप। ओके, वेक्टर बी का यूनिट वेक्टर वेक्टर बी को डायरेक्शन देगा, तो वेक्टर बी का डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन दोनों सेम डायरेक्शन में। ठीक है, तो कंपोनेंट तो मतलब प्रोजेक्शन का डायरेक्शन ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मॉड वेक्टर बी। ठीक है, और बी कैप को वेक्टर बी डिवाइडेड बाय मॉड वेक्टर बी हो गया। ठीक है, बी कैप यूनिट वेक्टर वेक्टर बी डिवाइडेड बाय मॉड वेक्टर बी, ए डॉट बी, ठीक है, वेक्टर बी मॉड वेक्टर बी, मॉड वेक्टर बी, मॉड वेक्टर बी का स्क्वायर, है ना, यहां पर मॉड वेक्टर बी का स्क्वायर। तो कंपोनेंट
ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी आपका ये रहा, ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें क्या कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, ये सिंपली यहां न तो डॉट है न तो क्रॉस है, कुछ नहीं है, सीधा सिंपली वेक्टर बी ए डॉट बी वेक्टर बी डिवाइडेड बाय मॉड वेक्टर बी का स्क्वायर हो गया। ओके, तो यहां पर कंपोनेंट में क्या, जब भी कंपोनेंट निकालने बोला जाएगा तो प्रोजेक्शन जो होगा उसको वेक्टर फॉर्म में लिख देना। वेक्टर मतलब ये प्रोजेक्शन मतलब लंबाई, लंबाई में डायरेक्शन दे देना। वेक्टर कैसे बनता है भैया, कोई चीज का मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन वेक्टर, तो ये मैग्नीट्यूड तो था ही, और इनटू डायरेक्शन, डायरेक्शन किसने, वेक्टर बी के डायरेक्शन में। वेक्टर बी को कौन डायरेक्शन देता है, बी कैप, तो बी कैप का जो डायरेक्शन होगा यही इसका डायरेक्शन हो जाएगा प्रोजेक्शन का। तो बी कैप को फर्दर तोड़ दिया, वेक्टर बी डिवाइडेड बाय मॉड वेक्टर बी सिंपली रहा, और मॉड वेक्टर बी का स्क्वायर, ठीक है। तो ए डॉट बी वेक्टर बी इनटू वेक्टर बी डिवाइडेड बाय मॉड वेक्टर बी का स्क्वायर। ओके, तो बस आज का क्लास यहीं पर खत्म करते हैं।